ऐसे मेला में जैसे एक महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ये पर्टिकुलर बनाया गया है और उस चीज़ के लिए हम जाते हैं वहाँ पे। ऐसे भी माहौल में वीवीआईपी का एक कल्चर किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मेरे विचार से तो वीवीआई को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप आईएएस के रूप में अपॉइंट हुए और मैं वहाँ से एक जर्नी सुनना चाहूँगा, बिकॉज आज के टाइम से लगभग 30, 35, 38 साल पहले उस टाइम में और अभी के टाइम में आप एक बहुत बड़ा क्या चेंज देखते हैं अपनी यूपीएससी के सेक्टर में? खाली उन लोग सेलेक्ट नहीं करना है कि वो 3 घंटे में अच्छे आंसर लिख लें और 25 मिनट में अच्छा इंटरव्यू दे लें। हमें इनकी और परीक्षा लेनी होगी कि क्या इनमें लीडर बनने की क्वालिटीज हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा मानना है बहुत से स्टूडेंट का कि प्री एक हद तक निकल जा रहा है, मेंस में वो रुक रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो इंटरव्यू में है। ऐसा क्यों? कि एक अजीब सी एक फैशन बन गया है कि एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद एग्जाम दे रहा है। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप कब तक एग्जाम देते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप खाली एग्जाम देकर आपका कुछ बनने वाला नहीं है। एज में भी वेरिएशन है कि आपको 32 साल, 35 साल और 37 साल, प्लस आपको रिजर्वेशन भी है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें कई ऐसे जनरल स्टूडेंट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं इस रिजर्वेशन की वजह से। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिजर्वेशन के माध्यम से आईएएस में आ गया, उसका लड़का भी आईएएस में आ गया, तो तीसरी पीढ़ी को उसी को रिजर्वेशन देने की क्या आवश्यकता है? एक सीरीज भी आई थी कुछ टाइम पहले जिसका एक डायलॉग था कि आप यूपीएससी या तो कर लोगे या फिर पलट के देखोगे तो आपकी ज़िंदगी के आधे साल निकल गए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट्स जो यूथ जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं, जैसे सुसाइड। इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन? वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो के इस नए एपिसोड में मैं अनुपम आनंद आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर आईएएस मिस्टर अनिल स्वरूप। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का बनना, मस्जिद का गिरना, कितना सही कितना गलत। आज हमारे साथ एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने भारत के अंदर होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्री के साथ बैठना, डिसीजन लेने में अपनी क्षमता और अपना योगदान दिया है। वो कोल स्कैम, एजुकेशन स्कैम, ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरिकल स्कैम्स के ऊपर भी उन्होंने छानबीन करी, उन्होंने काम किया है और ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन कोल डिपार्टमेंट, इवन इन एजुकेशन। सो आइए बाकी की सारी बातचीत हम सर के साथ करते हैं, जानते हैं भारत की असली सच्चाई। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन आईएएस, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। और मैं कुछ हद तक नर्वस भी हूँ बात करने के लिए, बिकॉज ये मोमेंट लाइफ में कभी आएगा मैंने सोचा नहीं था। और आज मैं आपके साथ बात करूँगा। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे मुद्दाएँ हैं जिस पे बात होगी। तो उस सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इट्स अ कमिंग। प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर। सर शुरुआत में करना चाहूँगा 1958 से। 1958 आप इलाहाबाद में बॉर्न हुए जी। और इलाहाबाद जब बात अभी की हो रही है तो एक महाकुंभ का अभी बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है। जी जी। बहुत ज़्यादा पर्यटक, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ भीड़ हो रही है। और जस्ट कल की स्टोरी है, कल ही हमने देखा है कि एक भगदड़ मच गई बहुत जी ज़्यादा। जी जी। लगभग 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 60, 65, 70 के करीब लोग अभी घायल जी। हैं। एज अ आईएएस ऑफिसर मैं समझना चाहूँगा कि जब कभी भी एक ऐसा मोमेंट आता है, इफ़ यू आर पोस्टेड देयर, और कभी एक ऐसा सिचुएशन या इस तरह के कोई आयोजन हो रहा होता है, तो इस सिचुएशन को एक ऑफिसर किस तरीके से प्लान करते हैं और किस तरीके से इस पे कमांड करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो कल हुआ बड़ा दुखद था जी। और सामान्य रूप से इधर कुछ कुंभ मेलों में अच्छी व्यवस्था हो रही थी जी। और अब की बार भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन कई बार ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं। पहले कुंभ मेलों में तो बहुत ज़्यादा होते थे, इधर पिछले कुछ कुंभ मेले बड़े अच्छे गए और ये भी बड़ा स्मूथ जा रहा था। बिल्कुल। मुझे बहुत इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, शायद ये कोई जांच से निर्धारित होगा ऐसा क्यों हुआ। सुनी सुनाई बातें हैं
कि ज़्यादातर लोग वीआईपी के रिसेप्शन में लग गए। VIP ये सब मैंने पढ़ा है, तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल। मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करता जी। जब तक पूरा संज्ञान ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी। तो हर इस प्रकार की व्यवस्था में हम्म, एक कंटिजेंसी प्लान होता है कि हॉस्पिटल्स रेडी होते हैं, बिल्कुल। कैसे उनको मरीजों को लिया जाए। मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ होगा। जब ये जी। ऐसी घटना घटी तो हॉस्पिटल्स तैयार होंगे और उनको वहां ले जाया गया होगा। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ होगा क्योंकि मुझे व्यक्तिगत इसकी जानकारी आपने नहीं है उसको नहीं अभी, देखा मैंने है। ना उससे विस्तार से समझा है ना पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि वहाँ जो मेला अधिकारी हैं वर्तमान में बड़े अच्छे अधिकारी माने जाते हैं, बिल्कुल। और उनकी लोग तारीफ भी कर रहे थे, बड़ा अच्छा मेला जी। में व्यवस्था की थी। लेकिन हो जाती है ऐसी घटना। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक शायद ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो, बट तब भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसे मेला में जैसे एक महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ये पर्टिकुलर बनाया गया है और उस चीज़ के लिए हम जाते हैं वहाँ पे, ऐसे भी माहौल में वीवीआईपी का एक कल्चर किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है मेरे विचार से। तो वीवीआई को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी। मैं तो अब कुछ ना वीआईपी हूँ ना वीवीआईपी हूँ, लेकिन जब उस स्थिति में था जी। तो मैं निश्चित करता था कि मैं नहीं जाता था इन जगहों पर। ओके। मेरा व्यक्तिगत मानना ये था कि वीवीआईपीस को तो जाना ही नहीं चाहिए। ये श्रद्धालुओं के लिए है। बिल्कुल सही बात। लोग फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं। आज ही मैंने ट्वीट किया उसको कि स्पिरिचुअलिटी या गंगा में स्नान ये व्यक्ति का तो बड़ा स्पिरिचुअल मैटर है। बिल्कुल। फोटो खिंचवा के लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हमने इसका माहौल बना दिया। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वीवीआईपी को इन प्रकार के मेलों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और जहां गंगा जल उपलब्ध हो रहा वहीं स्नान कर लेना चाहिए। बिल्कुल। वहां जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैंने एक चीज़ अभी गौर करी सर, जब आपने सोशल मीडिया की बात करी, अभी जस्ट काफ़ी इसी लगभग 1 महीने के दरमियान कुछ ऐसे वीवीआईपी लोग जिनको ना वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे आर पुटिंग सम काइंड ऑफ स्टेटस ऑन सोशल मीडिया दैट दे आर हैविंग स्नान, दे आर हैविंग सम पूजास एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम नॉर्मल पीपल आर फाइटिंग कि वो एक बार गंगा स्नान भी कर पाएँ। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो हमारे एक नॉर्मल जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है, बिकॉज वी आर पुटिंग दिस थिंग ऑन सोशल मीडिया। देखिए, बड़ा दुखद है, मैं वही बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हम डेमोक्रेसी हैं, उसके लिए वी आर प्राउड, वी आर डेमोक्रेसी। लेकिन हमारा जो फ्यूडल कल्चर है वो अभी दूर नहीं भागा है। जिसको जो मौका मिलता है वो लाल बत्ती लगा लेता है अपनी गाड़ी पर, जिसको मौका मिलता है वो जाके अलग से डुबकी लगा लेता है। वाकई चाहे जितना भाषण दे, आई थिंक चैरिटी हैज़ टू बिगिन एट होम। यानी कि हाईएस्ट लेवल पे जो वीवीआईपीस हैं उनको निर्णय लेना चाहिए कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। उनके वहां ना जाने से ना उनके स्वर्ग पे पड़ना है ना नर्क पे फर्क पड़ना है, इतने लोगों की शायद मौत ना हो। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है और ये निर्णय उनको लेना पड़ेगा। अगर टॉप लेवल पर ये निर्णय होगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो नीचे वाला भी नहीं जाएगा। अगर ये एक प्रेस्टीज इशू बन जाएगा जी, तो हर जना जाके वहां अपने गंगा में डुबकी लगा के फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालेगा। बिल्कुल। अगर उसको हम रिडंडेंट बना दें, यानी कि उसको हम बता दें कोई बड़ी चीज नहीं है वहां जाके डुबकी लगाना, आपने उसे इतना बड़ा बना दिया कि हर जना वो डुबकी लगा रहा है। वीवीआईपी -1 वीवीआईपी -2 सब वहां लगा रहे हैं डुबकी लगाने, सब कुछ ना जोड़ लगा के अपना डुबकी लगाने के चक्कर में। भाई क्यों इसका मौका? ये एक रिलीजियस मौका है, स्पिरिचुअल मौका है, इसको वही रहने दें। इसे रोड शो क्यों बना रहे हैं पटाखों का? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत कमाल की बात कही आपने सर। महाकुंभ से ऊपर उठते हैं और बिकॉज महाकुंभ पे अगर हम बात करेंगे शायद बहुत पूरा एपिसोड शायद उस पर चला जाए, बिकॉज बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, एयर फेयर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, 1981 पे आते हैं और 1981 इज़ द टाइम व्हेन यू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप IS के रूप में अपॉइंट हुए और मैं वहाँ से एक जर्नी सुनना चाहूँगा, बिकॉज आज के टाइम से लगभग 30, 35, 38 साल पहले, उस टाइम में और अभी के टाइम में आप एक बहुत बड़ा क्या चेंज देखते हैं अपनी यूपीएससी के सेक्टर में? देखिए, यूपीएससी में तो बहुत परिवर्तन आ गया। जो हमारे टाइम जब मैं आया था, मैं पहली बार वर्ष 1989 में जो चेंज हुआ था, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर पहली परीक्षा हमने दी थी। उस वर्ष मैं पुलिस सेवा में आया, इंडियन पुलिस सर्विस में। उसके अगले वर्ष में IS में आया। तब जो पेपर्स थे और आज के पेपर्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया। हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, अब एक ही ऑप्शनल हो गया। हमारे टाइम पे जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते थे, अब 4 पेपर हो गए। अब 2-3 अच्छी बातें हुई, जैसे एक CSAT का पेपर होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो ये अच्छे सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन मेरा तब भी ये मानना है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है। कि जो मेरा अनुभव बताता है 38 साल का सेवा में, स्पेशली IS के लिए मेरा ये मानना है कि हमें लीडर्स को सेलेक्ट करना है।
खाली इंटेलेक्चुअली साउंड लोगों को नहीं बिल्कुल, सेलेक्ट करना है, बिल्कुल। खाली उन लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है कि वो 3 घंटे में अच्छे आंसर लिख लें और 25 मिनट में अच्छा इंटरव्यू दे लें। बिल्कुल। हमें इनकी और परीक्षा लेनी होगी कि क्या इनमें लीडर बनने की क्वालिटीज हैं, क्योंकि मेरा अनुभव फिर ये बताता है कि समस्या आज की तारीख में सिविल सर्विस की एक्सपर्टीज की नहीं है जी। समस्या आज की तारीख में एटीट्यूड की है, और उस एटीट्यूड को ना हम मापते हैं, ना परखते हैं, और ना उसकी ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग एक्सीडेंटली लीडर बन जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक्टिव एफर्ट नहीं है किसी की तरफ से कि हम चयन के समय इस बात पर विचार करें। अब किया क्या, उन्होंने एक एथिक्स का पेपर डाल दिया है और उससे अपेक्षा की जा रही है कि एथिक्स का पेपर कर देने से आदमी एथिकल हो जाएगा। मेरे विचार से बिल्कुल गलत चिंतन है। एथिक का पेपर कर लेने से नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसे मापदंड हैं जिसके माध्यम से आप ये चयनित कर सकें या निर्णय ले सकें कि इस व्यक्ति में पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है। बिल्कुल। हो सकता है 20% केसेस में आप सफल ना हो, लेकिन 80% केसेस में आप सफल होंगे, परंतु आज की स्थिति से तो बेहतर ही होगा जी। आज की स्थिति में तो एटीट्यूड पर कोई सिर्फ चर्चा है थोड़ी बहुत, बिल्कुल। अन्यथा चयन के समय, ना ट्रेनिंग के समय, ना सर्विस के अंदर एटीट्यूड के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात है सर। एक चयन प्रक्रिया की बात चल रही है, तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, हर साल हम दिल्ली में हैं सर, मुखर्जी नगर हो गया या फिर मैं करोल बाग की बात कर लूँ, हर लोकेशन पे बहुत से विद्यार्थी हैं, वो हर साल प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। ऐसा कहा जाता है और ऐसा मानना है बहुत से स्टूडेंट का कि प्री एक हद तक निकल जा रहा है, मेंस में वो रुक रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेशियो इंटरव्यू में है। ऐसा क्यों? नहीं, व्यवस्था ऐसी है ना जी। प्रिलिमिनरी में तो लाखों के लोग बैठते हैं, लाखों के लोग बैठते हैं, तो प्रतिशत के माध्यम से सबसे ज्यादा उसी समय निकलते हैं। उसके बाद मेंस में कम निकलते हैं और इंटरव्यू में लगभग 1/3 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, 2/3। बिल्कुल। लेकिन मेरा सुझाव सामान्य रूप से, क्योंकि मैं इनसे संपर्क में हूं कई लोगों से, कि एक अजीब सी एक फैशन बन गया है कि एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद एग्जाम दे रहा है। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप कब तक एग्जाम देते रहेंगे भाई। बिल्कुल। क्योंकि आप खाली एग्जाम देकर आपका कुछ बनने वाला नहीं है। मैक्सिमम 3 साल आप प्रयास कीजिए, ओके, और उसके बाद फिर दूसरा रास्ता कोई ढूंढिए। कोई कारण होगा आप नहीं आ पा रहे, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज के हमारे टाइम पे उतनी विकल्प नहीं थे। आज की तारीख में तो बहुत विकल्प उपलब्ध हैं जी। उन विकल्प को देखिए आप। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लोग 3 साल के बाद नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन आप प्रतिशत के रूप में देखें तो 3 साल के बाद वो प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि अगर आप में बेसिक एलिमेंट वो नहीं है जी, तो उसको 3 साल के बाद डेवलप करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं सामान्य रूप से सुझाव देता हूं जो भी मुझसे पूछते हैं कि भाई मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लो, उसके बाद कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, क्योंकि 3 साल में जो आप सीख सकते थे, पढ़ सकते थे, आपने पढ़ लिया, उससे ज्यादा अब आप नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। उस पढ़ाई का लाभ आप अन्य जगह पर उठाएं। सिविल सेवा में क्या लाभ है, बहुत ऐसे रास्ते हैं जहां से आप अपनी सेवा, समाज की सेवा, सबकी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सिविल सर्वेंट ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं अपने देश के ऊपर। हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, हमें देश के लिए कुछ करना है और वो हम एक ऐसी प्रोफाइल को चूज़ करने जा रहे हैं जहां हमें अपनी ज़िंदगी देश के लिए देनी है। इस कंडीशन में जैसे आपने अटेम्प्ट की बात की, तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं अभी भी अवेलेबल। एट द सेम टाइम अगर मैं रिजर्वेशन लाइक ओबीसी की बात करूं तो 9 अटेम्प्ट्स, एंड SC ST की मैं बात करूं तो वो हमारे पास अभी 37 ईयर्स तक यू कैन गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ऑप्शंस हैं। एज में भी वेरिएशन है कि आपको 32 साल, 35 साल और 37 साल, प्लस आपको रिजर्वेशन भी है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें कई ऐसे जनरल स्टूडेंट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं इस रिजर्वेशन की वजह से। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। मेरा ये मानना है कि जो सदियों से पिछड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज आप देंगे ना। आप आज के पिछड़ने की बात कर रहे हैं, जिनको सदियों से अपेक्षित रखा गया है, उनको कुछ ना कुछ तो आप देंगे। अब कैसे देंगे इस पे चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जिसमें डिसीजन दिया है, लोग अलग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा विचार से अभी समय नहीं आया कि हम रिजर्वेशन को समाप्त करें, क्योंकि जिस अन्याय के अंदर वो जिए, इतने वर्षों तक, सदियों तक जिए, वो अभी शायद पूरा नहीं हुआ है। हाँ, कैसे हो रिजर्वेशन, कैसे दिया जाए, इस पे चर्चा हो सकती है। पॉलिसी इज अ डिफरेंट पार्ट दैट नहीं, पॉलिसी उसमें भी कि जैसे आजकल ये चर्चा चल रही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिजर्वेशन के माध्यम से आईएएस में आ गया, उसका लड़का भी आईएएस में आ गया, तो तीसरी पीढ़ी को उसी को रिजर्वेशन देने की क्या आवश्यकता है। इस पे चर्चा हो रही है, लोग कर रहे हैं चर्चा कि रिजर्वेशन आप किसी को वंचित रखें। अब अगर वो वंचित नहीं है आज की तारीख में और 2 पीढ़ियों तक वंचित नहीं है, तो उसके बाद तीसरी पीढ़ी को क्यों दिया जाए। वही रिजर्वेशन
उसी समुदाय को, उसी श्रेणी को अन्य लोगों को दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं रिजर्वेशन खत्म करें यहां पर, लेकिन किसको दिया जाए महत्वपूर्ण अंक है, क्योंकि वो तो एडवांटेज पोजीशन में आ ही गया है। बिल्कुल, इसमें आके वो एडवांटेज पोजीशन में आ गया है। तो जो डिसएडवांटेज आदमी है कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उसको दिया जाए रिजर्वेशन, या ये रिजर्वेशन का जिसे मैं कहता हूं इलिटिज्म, वही लोग उनके बेटे पूरी वही पीढ़ी बनी जा रही है। क्या हम इसका दायरा कुछ बढ़ाएं, उन लोगों को दें जो वंचित रहे हैं कई वर्षों से, या उनसे रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है लेकिन आज की तारीख में वंचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, यूपीएससी, ऐसे तो मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं जैसे नीट हो गए, या फिर मैं अभी कुछ दिनों पहले की कहानी है यूपी पुलिस की, पेपर लीक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लकीली हमें यूपीएससी में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बट यूपीएससी को छोड़ के मैं बाकी किसी भी सेक्टर की बात करूं, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला है। चाहे सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक हो ही रहे हैं। इतने सालों से ये चीज़ें चलती आ रही है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है, हम इसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कर सकते हैं। पहली चीज मंशा होनी चाहिए खत्म करने की, पहला आरंभ वहीं से होगा मंशा। और दूसरा, हमें वहां से सीखना चाहिए जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। हमें समझना चाहिए यूपीएससी से पेपर लीक क्यों नहीं हो रहा, हम उसका परीक्षण नहीं करते, परीक्षण करें क्यों नहीं होता। हमें यह भी समझना चाहिए कि जिन संस्थाओं में किसी समय पर पेपर लीक होता था वो आज की तारीख में लीक क्यों नहीं हो रहा। सीबीएसई का मैंने स्वयं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं सचिव था उस समय शिक्षा का, 2018 में पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था बनाई गई वो समुचित व्यवस्था बनाई गई और पिछले 6 साल में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल। क्यों हुआ ऐसा, आप उसका परीक्षण करें तो उत्तर मिल जाएगा। एनटीए में जो पेपर लीक हुआ था, आईटीजी का या जो भी पेपर लीक हुए थे जिसमें काफी शोर मचा था, वो क्यों हुआ? क्योंकि एनटीए तो पहले सीबीएसई के माध्यम से ही होता था, एनटीए तो बाद में बना सीबीएसई से। बिल्कुल। क्यों बना, इसका परीक्षण होना चाहिए। देखिए समस्या क्या है, समस्या है कि हम पहली बार समस्या को समझते नहीं है। समस्या है, बिल्कुल, हर कोई कहते हैं सब बड़ा बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, जिस दिन धमाका होता है उस दिन खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा है। आप पहले किसी समस्या को रिकॉग्नाइज कीजिए। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं पेपर लीक समस्या है जी, तो हम रिकॉग्नाइज करें पेपर लीक समस्या है, फिर जानकारी करें क्यों करें, क्या व्यक्तिगत है या संस्थागत है या प्रक्रियात्मक है। बिल्कुल, जैसे प्रोसेस आप पूरी समझिए कि कौन सी प्रोसेस में वीक पॉइंट है जहां से लीक होता है। क्योंकि क्या है कि डिमांड सप्लाई का है, प्रेशर तो है ही, हर आदमी चाहता है किस तरीके से हमें मिल जाए, आदत उसकी पड़ी हुई नकल करने की शुरू से। बिल्कुल, तो आज की तारीख में वो इस चक्कर में किस तरीके से पर्चा मिल जाए, हमें उसको प्लग करना है। और संस्थाओं ने प्लग किया है, कुछ संस्थाओं में निरंतर गड़बड़ हो रहा है, तो इसका कई लेवल पे हमें देखना होगा। पहला, जो व्यक्ति उसको हेड कर रहा है वो व्यक्ति किस प्रकार से वहां नियुक्त हुआ है, क्या वो प्लायबल है, राइट, क्या वो इजी है, क्या वो मेरी बात मानता है, क्या वो मेरे चिंतन को मानता है इसलिए वहां बैठा है, या वो व्यक्ति इंटीग्रिटी है, उसमें एफिशिएंसी है, ऑनेस्टी है, उसको बैठा लें। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति को बैठा लें। दूसरा, उसके बाद हम प्रक्रिया में क्या सुधार ला रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस पे चिंतन होना चाहिए कि एनटीए का जो पेपर लीक हुआ वो क्यों आउटसोर्स कर रहे थे इतने सेंसिटिव चीज को। यूपीएससी आउटसोर्स नहीं करता, या आउटसोर्स करता है उन चीजों को जिसमें वल्नरेबिलिटी नहीं है। सीबीएसई आज की तारीख में बहुत लिमिटेड आउटसोर्सिंग करता है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाना है, उसमें सबसे बनवा लिया, बहुत सारे, करीब 10,000, 20,000, 50,000 क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं। वो लीक भी होगा तो फर्क नहीं पड़ना, बैंक है पूरा। बिल्कुल। और 10,000 अगर क्वेश्चन किसी ने तैयार कर लिए तो फिर तो उसने पूरा ही तैयार कर लिया। तो उसको वो आउटसोर्स कर देते हैं क्वेश्चन बैंक बनाने में। लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आउटसोर्स नहीं है, वो इंटरनल है। फिर किस संस्था का चयन हो रहा है जहां पे परीक्षा हो रही है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर वो, जैसे मैंने, जब मैं एसडीएम था तो मैंने देखा था वहां पे कॉलेज ऑक्शन हो जाते थे नकल कराने के लिए। तो आप ऐसे अगर चलाएंगे तो नकल तो होगी, वहां पर पेपर तो लीक होगा। सीबीएसई आज की तारीख में बहुत ठोक बजा के सेंटर सेलेक्ट करता है। एनटीए ने कैसे सेलेक्ट किए जरा देखिए। तो इसको मेरे विचार से ऐसी इतनी गंभीर समस्या नहीं है। समस्या गंभीर है लेकिन उसका समाधान है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मंशा होने की जरूरत है। अगर मंशा यह है कि आप तब तक करप्ट हैं जब तक आप उधर बैठे हैं, जिधर इधर आ जाएंगे उस दिन ऑनेस्ट हो जाएंगे, तो व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी। व्यवस्था तभी सुधरेगी जब हम करप्ट आदमी को करप्ट मानेंगे, चाहे उधर बैठा हो चाहे वो इधर बैठा हो। बिल्कुल, बहुत कमाल की बात है ये सर। आपने अभी बताया कि यूपीएससी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने भी पढ़ाई की यूपीएससी में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यूपीएससी में कुछ टाइम पहले, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 साल पुरानी बात, 2022 में एक ऐसी कहानी आई, एक ऐसा सच सामने आया जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी को झकझोर के रख दिया। नाम है पूजा खेडकर।
पूजा खेडकर की कहानी है कि उन्होंने पूरे एक डॉक्यूमेंट जस्ट फॉर द रिजर्वेशन उन्होंने डॉक्यूमेंट चेंज किए, उन्होंने एप्लीकेशन दिए, सारी चीज़ें हुई, वो कहानी हम सबके सामने है। बट मेरा सवाल यहाँ ये है कि पूजा खेडकर जैसे लोग किस तरह से आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करके ट्रेनिंग तक पहुंच जा रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन क्या यूपीएससी नहीं कर पा रहा है? देखिए, यूपीएससी स्वयं वेरीफाई नहीं करता डॉक्यूमेंट जी, वो किसी संस्था के माध्यम से करता है। बिल्कुल। अब मुझे इस प्रकरण का पूरा विस्तार से तो पता नहीं किस संस्था से उन्होंने कराया, कि कैसे वेरिफिकेशन कराया, क्योंकि सामान्य रूप से यूपीएससी अबव बोर्ड है। बिल्कुल। इधर कुछ 2-4 सालों से कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम आई थी, जी। उसकी भी परीक्षण करने की आवश्यकता है बिल्कुल कि किस व्यक्ति को आपने चेयरमैन कहाँ से, बनाया था। कैसे नहीं इसकी नहीं, शुरू? किस व्यक्ति को आपने चेयरमैन बनाया था बिल्कुल सही बात है। और उस व्यक्ति को आपने एनटीए का चेयरमैन बनाया। यूपीएससी में पहले गड़बड़ हुई, फिर एनटीए में गड़बड़ हुई। मैं नहीं कह रहा हूं, उनका दायित्व है। देखिए, पूरा शासन इकबाल से चलता है, नियम कानून अपनी जगह पर। इकबाल, अगर सबको पता है कि आदमी गड़बड़ नहीं करेगा तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी उससे गड़बड़ करने की। सही बात। तो हमें, जब हम चेयरपर्सन को नियुक्त कर रहे हैं, तो इस बात पे ठोक बचा के देखना है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, कहां से हम उठा के लाए हैं। सिर्फ उसका चिंतन देखकर हमें यहां नहीं लाना है। अगर संस्थाओं में चिंतन देखकर सिर्फ लाया जाएगा लोगों को, तो संस्थाएं चौपट होंगी। बिल्कुल। हम अगर ये देखें कि मेरे माफिक है तब वहां बैठा लूं, तब संस्थाएं तो बैठेंगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि उस संस्था के लिए उपयोगी है वो व्यक्ति, सिर्फ चिंतन नहीं निर्धारण कर रहा है, कि वो उसकी प्लायबिलिटी निर्धारण नहीं कर रही है, तब वो संस्था चलेगी। हम अच्छे से अच्छी संस्थाओं को चौपटा मार सकते हैं, एक बैठा दीजिए वहां पे आदमी को, वो बेकार बर्बाद कर देगा। संस्था बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में क्या है। लेकिन चूंकि मेरे माफिक है, मैं बैठा दूंगा उसे वहां पर। बिल्कुल सही बात है। क्या सोशल मीडिया का प्रेशर बनता है कुछ ऐसी चीजों पे? जैसे पूजा खेडकर की कहानी हुई, कहीं ना कहीं जब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आया, मीडिया ने उसको कवर किया, हमने हर तरफ उन चीजों को देखा, क्या इसका एक राजनीतिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ता है? मुझे पता नहीं, ये तो राजनेता ही बता पाएंगे उन पे प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता। सर, आप राइटर हैं, एनकाउंटर विद मैंने एनकाउंटर पॉलिटिशियन, अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ें तो आप देखेंगे मैंने कोई जनरल टिप्पणी नहीं की है। मैंने पूर्णतः व्यक्तिगत अनुभव, तभी मैं सामान्य रूप से टिप्पणी करने से बचता हूं जी। अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है किसी प्रकरण में, तो सामान्य रूप से उस पर टिप्पणी नहीं करता। तो सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, बिल्कुल, और कर रहा है कई प्रकरणों में, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के दृष्टिकोण से इससे बढ़िया मीडियम नहीं है कोई। लेकिन जैसा होता है, कोई व्यवस्था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका मिसयूज भी होता है, अब्यूज भी होता है, यूज भी होता है। बिल्कुल। अब वो तो यूज करने वाले पे निर्भर करता है, उसको कैसे यूज करे। बिल्कुल जी। सर, एक और टॉपिक, जब मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम्स पे, एग्जाम्स पैटर्न पे और इन चीज़ों पे जब बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा एक गैप आता है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि हिंदी मीडियम के कारण मेरा नहीं हो पा रहा, या कुछ लोग मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के कारण मेरा नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं क्या ऐसा यूपी देखिए, यूपीएससी अबव बोर्ड है। मैं अभी भी समझता हूँ इस देश में अगर कुछ संस्थाएं बची हैं तो उसमें यूपीएससी तो बची है। मेरा अभी विश्वास है उसके बारे में। और कमियां हो सकती हैं कि जो चयनित किया जा रहा है उनमें, उन व्यक्तियों में सही लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं, ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन है, उसमें यूपीएससी को हम दोषारोपित नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रक्रिया है एग्जाम की, मेरे ख्याल से उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी तक एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं आया कि किसी के कहने से कुछ हो गया, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, टोटली अबव बोर्ड है। बिल्कुल। सर, स्टूडेंट के मैटर में एक और बहुत चैलेंजिंग सा पॉइंट है, बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कहा जाता है कि, कहा नहीं, मैं कहता हूँ कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और कुछ लोग उसके पीछे अपने ज़िंदगी के 10 साल भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 5 years इज़ वेरी नॉर्मल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लोग उसके पीछे दे रहे हैं। एक सीरीज़ भी आई थी कुछ टाइम पहले जिसका एक डायलॉग था कि आप यूपीएससी या तो कर लोगे या फिर पलट के देखोगे तो आपकी ज़िंदगी के आधे साल निकल गए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे स्टूडेंट्स, जो यूथ जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं, जैसे सुसाइड। इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन है? देखिए, पहली तो मेरी राय ये है कि सब स्टूडेंट से, मैं जिनसे भी बात करता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि 3 मैक्सिमम अटेम्प्ट ले, उसके बाद दूसरा रास्ता। दूसरा, काउंसलिंग होनी चाहिए। आज की तारीख में स्टूडेंट्स की काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, प्रोफेशनल काउंसलिंग। उनको बताएं, उनको पहले स्टूडेंट को समझें और फिर उनको बताएं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, वो उस हिसाब से कार्य करें। मान लीजिए अगर मेरी लेखनी ठीक नहीं है, मैं वैसी उदाहरण दे रहा हूँ, और मैं बोलता अच्छा हूँ, जानता अच्छा हूँ, करता अच्छा हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाता 3 घंटे में, तो जाहिर बात है कि मैं यूपीएससी में नहीं क्वालिफाई करूंगा। ऐसा बात नहीं है कि वो आदमी ठीक नहीं है, ही कैन बी वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी, बट वो उस परीक्षा के लिए शायद वो फिट नहीं है। तो
यूपीएससी में क्वालिफाई ना करने का मतलब ये नहीं है वो व्यक्ति ठीक नहीं है। वो जो एट्रीब्यूट्स उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो उसके पास कदाचित नहीं है, इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। ओके, वो एक बहुत ये बड़ा बताने, reason है। ये उनको बताने की जरूरत है। जी। मैं कई स्टूडेंट से बातचीत करता हूं, उनको समझाता भी हूं, भाई देखो तुम होशियार हो, अच्छे हो, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है ना, क्योंकि आपको परीक्षा 3 घंटे में सब आंसर लिख देने हैं। बिल्कुल। आप हैं रिसर्चर, आप डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वहां भाई नहीं जरूरत उसकी, बिल्कुल। तो आपकी को कठिनाई होगी इसमें आने में। तो हर आदमी का अपना एट्रीब्यूट होता है, उस हिसाब से उसको समझाना चाहिए कि आप यहां ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। सर मैं एक बार अब आपके बुक्स पे बात करना चाहूँगा। जी। मैं थोड़ा सा टाइम उस पर लेना चाहूँगा। जब हमने रिसर्च किया हमने पाया कि आप 4 बुक्स के राइटर हैं। नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट इज़ द वन, एथिकल डायलेमाज ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज़ द सेकंड वन, एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन इज़ द थर्ड वन, नो मोर अ सिविल सर्वेंट इज़ द फोर्थ वन। इसकी एक बुक जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन की मैं बात करूंगा, उसमें मैंने देखा है कि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से किस पॉलिटिशियंस के साथ आपने काम किया वो आपने अच्छे से बताया है। किस ब्यूरोक्रेट में आपके कैसे कैसे किन लोगों के साथ काम थे वो जर्नी आपने थोड़ी सी उसको बताई है। मैंने स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हर नेम के नीचे एक टैगलाइन आपने यूज़ किया है इंडेक्स में। मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा हूँ कि उस टैगलाइन से आप क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? वो उस व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व उससे डिनोट होता है। अब मैं उस व्यक्तित्व के ऊपर सर, इफ यू परमिट मी, तो आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन दैट, ऑन योर बुक। सो आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी पार्ट 1, पार्ट 2, आपने पार्ट ऐसे करके उसमें किया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज सिविल सर्वेंट्स टर्न पॉलिटिशियन इज योर पार्ट 9। यस। आपने लिखा है A.L. पुनिया, अ मैन फॉर ऑल सीजन। यस। इस लाइन का मतलब बड़ा सिंपल था। वो मुलायम सिंह जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, मायावती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने। ओके, तो ही इज मैन फॉर ऑल सीजन्स। मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा पीएम के ऊपर जी, क्योंकि आपने इसमें लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। मैं इस पे पहले चीफ मिनिस्टर पे आता हूँ सर। पार्ट 5 है यूपी चीफ मिनिस्टर्स आई इंटरेक्टेड विथ। आपने इन सबसे इंटरेक्ट करा है, सब बड़े नाम है मार्केट में। एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। अब इन सबके नीचे जो आपने लिखी है, मैं उस लाइन को एक बार अगर आप परमिशन दें मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। एनडी तिवारी, एन एबल एरुडिट एडमिनिस्ट्रेटर, मुलायम सिंह यादव, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, राजनाथ सिंह, ever smiling, ever calm, Akhilesh Yadav, turning finer with age, Yogi Adityanath, the monk who cared for education। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इन पांचों के। मैं स्टार्ट करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से। मेरा इंटरेक्शन हुआ 2 मीटिंग्स में और मैंने पाया कि वो एजुकेशन के बारे में बड़े चिंतित थे। ठीक है। मतलब जो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू था उसमें भी वो मेरे साथ खड़े थे। ओके। मैं तो सेक्रेटरी एजुकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जो उन्होंने नकल के लिए किया वो पहले कल्याण सिंह ने प्रयास किया था, सफल ये हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया। दूसरा, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के फी का प्रकरण जो देश भर में प्रॉब्लम कर रहा था उन्होंने सॉल्व किया। बिल्कुल। तो एजुकेशन के लिए उनका विशेष मुझे ध्यान लिया, तभी उन्होंने लिखा, वो टैग दिया उनको एजुकेशन को। जो नारायण दत्त तिवारी जी से मेरा बहुत कम एक आध बारी भेंट हुई। मैंने उनको पाया कि बड़े डेप्थ में जाते थे, उनकी नॉलेज बड़ी बढ़िया थी। ठीक है। और बड़े बढ़िया प्रश्न करते थे वो अधिकारियों से। कई बार अधिकारी भी परेशान हो जाते थे कि इतनी इनको जानकारी कहाँ से मिल गई। दैट्स व्हाई आई कॉल हिम एरोडाइट। ओके। फिर अखिलेश यादव से मेरी पहला भेंट हुई थी जब वो शायद क्लास 12 में थे। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी था, वो वहाँ आए थे किसी घूमने के लिए आए थे। उससे मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। मैं तब से उनसे परिचित हुआ। फिर मैंने देखा वो कैसे ग्रो होके मैच्योर हुए। और फिर मैं मिला जब वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं उनकी मैच्योरिटी देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा अचंभा हुआ कि एक वो लड़का आज कितना मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में, तभी मैंने उनके बारे में मैच्योर लिखा। फिर राजनाथ सिंह जी के बारे में, इनका तो मैं क्या कहूँ, हमेशा स्माइल करते रहते थे। मैंने तो कभी उनको अदरवाइज देखा ही नहीं। और बड़े काम और बड़े परसेप्टिव, तो वो उनका मैंने स्माइलिंग दिया है। और कौन छूट गए? आपने इनके बारे में बता दिया। अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह तो स्माइलिंग मैंने बताया, आपने बता दिया। मुलायम सिंह यादव का मैंने क्या लिखा है? ब्लोइंग हॉट एंड। हाँ, ये अक्सर नाराज हो जाते थे, मुझसे भी नाराज हो जाते थे, फिर बहुत
जैसे मुझे याद है मैं डीएम खीरी था, तो डीएम खीरी था उस समय मुख्यमंत्री थे, तो राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था जी। तो मैंने उनकी पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी की अध्यक्ष को बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो ये कह रहे थे किसी एक मर्डर हो गया था, उन्होंने कहा मैं इसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालूंगा, जनाजा। तो मैंने कहा राइट हो जाएगा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार है। वो नहीं माने, मैंने उनको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो रात को मुलायम सिंह जी का फोन आया मेरे पास रात को, अच्छा। और बड़े नाराज किया, आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया और क्यों किया। तो मैंने समझाया उनको, मैंने नहीं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, जनाजा ना निकाले, मैं छोड़ दूंगा साहब, अभी छोड़ेंगे तो राइट हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो उन्होंने फोन पटक दिया। अगले दिन सुबह मुझे पास फोन आया, उनका नहीं आया, किसी और का आया कि वो तैयार हो गए जनाजा ना निकालने के। मैंने उनको छोड़ दिया। 3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, जो मुझसे इतने नाराज थे, मुझे अवार्ड दिया एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। नाइस। ब्लोइंग हॉट एंड ब्लोइंग कोल्ड। वंडरफुल। अब मैं पहुंच रहा हूं प्राइम मिनिस्टर पे, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने 4 ऐसे नाम लिखे हैं जिनके बारे में आई गेस मैं, मेरे ऑडियंस, हर कोई सुनना चाहेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपने उनके बारे में बहुत कमाल के टैगलाइन दिए हैं। मैं एक बार शुरू करना चाहूँगा हमारे अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी जी। आपने उनके नीचे लिखा है बियॉन्ड परसेप्शंस एंड स्लैश में डाला है मिसकंसेप्शंस। व्हाट डज इट मीन? देखिए, उनके बारे में कई लोगों को अनेक प्रकार की धारणाएं हैं जी, और मैं समझता हूँ दूर से बहुत लोग उनको समझते भी नहीं है। जैसे दूर से बैठा हुआ व्यक्ति समझता है ये इतना अच्छा बोलते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। मैंने देखा खूब सुनते हैं, एक टक सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये एक जो सामान्य परसेप्शन है कि वाकपटु तो हैं वो, बोलते बहुत अच्छा है लेकिन सुनते भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है इसके बारे में। इसलिए मिसकंसेप्शन जो ऑडियंस के कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। ओके। अब बात आ रही है सर मनमोहन सिंह जी। जी। इनके नीचे आपने लिखा है फ्रॉम मनमोहन टू मनमोहन। तो ये बोलते नहीं थे वो। हाँ, ये बहुत लोगों का कहना है कि वो कुछ बोलते नहीं थे। तो उससे एक्चुअली क्या है, बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत ही समझदार व्यक्ति, बहुत ही इफेक्टिव व्यक्ति, लेकिन उनका कम्युनिकेशन नहीं था, बोलते बहुत कम थे। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, लोगों को भिन्नता हो सकती है कि किसी लीडर को बोलना तो आवश्यक है, प्रेरित कैसे करेगा, बोल के प्रेरित करता है लीडर। बिल्कुल। तो अब मौन रहेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलेगी लोगों को। स्वयं प्रेरणा मिल जाए, लेकिन आपको प्रेरित, हर लीडर को प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है सर, ही वॉज अ ग्रेट लीडर? I would not call Manmohan Singh a great leader. He was a great person. He was a great economist. He was a great intellectual, but certainly not a great leader. And do you recommend Narendra Modi ji? Absolutely no doubt. Absolutely no doubt. Okay. अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक काफ़ी ऐसे थॉट्स हैं जो मार्केट में हैं और कई चीज़ों पे बात होती है कि बहुत पॉजिटिव भी हैं, बहुत नेगेटिव भी हैं। मैं एक ऐसे बात की अभी टॉक करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन। बहुत से लोगों का कहना है कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने इधर दे दिया, उधर दे दिया। आप रहे हैं, सिस्टम के पार्ट रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी समझाना चाहूँगा ये किस हद तक सही है। देखिए, ये फिर व्यक्तिगत मत है। देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में जो लिखा है इसके बारे में नहीं लिखा, क्योंकि मेरा कोई ना कभी चर्चा हुई मोदी जी से इस बारे में। ये अलग प्रकरण थे। कोल के बारे में मेरी चर्चा होती थी, एजुकेशन के बारे में चर्चा हुई थी, हेल्थ के बारे में। ये मैं बता सकता हूँ, ये व्यक्तिगत राय हो सकती है किसी व्यक्ति की प्राइवेटाइजेशन। मेरा व्यक्तिगत राय प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये है कि सरकार को टेलीविजन, जूता वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और ये कार्य प्राइवेट सेक्टर का है, सरकार का काम अलग है जी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली तो नहीं हो रही है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें मत भिन्नता हो सकती है। बिकॉज मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की भी गड़बड़ है, पब्लिक सेक्टर की भी गड़बड़ है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन से हर को लाभ मिलता है। तो ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि प्राइवेटाइजेशन गलत है। कई ऐसी चीजें हैं जो कि 60 और 70 के 50 के दशक में गवर्नमेंट ने करी जी। उस समय शायद आवश्यकता थी, उन्होंने की, उन्होंने भी गलत नहीं किया। आज की तारीख में अगर उसको हम उसका निजीकरण कर रहे हैं बिल्कुल, तो मेरे विचार से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एयर इंडिया को ले लीजिए आप जी। अब एयर इंडिया सिख एयरलाइन है, चली जा रही है, भाई सरकार को उसको चलाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, मेरे विचार से बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया जाए। अब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा हो सकती है कि क्या ऐसी व्यक्ति को दे दिया गया या गड़बड़ उसकी प्रक्रिया हो, वो चर्चा हो सकती है। लेकिन एज सच प्राइवेटाइजेशन के मैं विरोध ही नहीं हूं। पहली बात तो प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए और
किस चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण जी, है, ये भी बिल्कुल, सोचा जाना बिल्कुल। चाहिए। मोदी जी के मामले में मैं एक और सवाल, और शायद ये आखिरी सवाल होगा इस चीज़ पे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अपोजिशन पार्टी कह लें, या बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं मैंने यूट्यूब पे ही और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, कि बीजेपी पार्टी को एक फेस दिया गया, दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी। और कई बार जब कैंपेनिंग होती है, जब बीजेपी पार्टी अपनी कैंपेनिंग कर रही होती है, उस टाइम पे वो बीजेपी पार्टी से कहीं ज़्यादा मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी हो जाता है। देखिए, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नहीं हूँ, जी, इसलिए मैं इन बिंदुओं पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, जी। ना मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैं शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन इस पे मैं क्या टिप्पणी करूँ कि कौन किसका फेस है, क्या करे। मेरे लिए मैं उसको अपने आप को सक्षम ही नहीं मानता। इतने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आजकल जी, अपनी चर्चा बहुत कर रहे हैं, बड़े-बड़े। उनसे सुनिए। मैं तो कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। चलिए सर, मैं आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से पूछना चाहूँगा। आपने अलग-अलग सरकार में काम किया, और यूपीए, एनडीए, मैं समझना चाहूँगा, आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि इसकी सरकार थोड़ी बेटर थी हमारे लिए, या इसकी सरकार में कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने को मिल गए? मुझे हर सरकार में मज़ा आया। हर सरकार में मज़ा आया? हर सरकार की अच्छाइयाँ थी, कमियाँ थी। जी। मैं देखिए, जीवन के शुरू में और सारी सर्विस के शुरू में ये मैं जजमेंटल हो जाता था, जी, ये ठीक है, गलत है। उसके बाद मेरे समझ में आया कि मैं इनका तो कुछ बिगाड़ सकता नहीं, ना बना सकता हूँ। जी। ये तो जो है वो है। मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं पूरी तरह इस मामले में सेल्फिश हो गया कि मेरी इसमें क्या भूमिका है, क्या मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे दूर हो गया। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा। तो आईना मलना मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं अपना चेहरा साफ करूंगा, जो मैं बंद पड़ेगा वो करूंगा, और उससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिली, कोई भी सरकार रही हो। जी। मैंने यूपीए सरकार में भी क्लोजली कैबिनेट सेक्रेटरी में काम किया, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। उसी बाद फिर हमने एनडीए सरकार में भी काम किया। अब ये कहना गलत होगा कि दोनों गड़बड़ थी या दोनों पूरी अच्छी थी। हर सरकार की कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। बिल्कुल। अब हम उसी को लेकर चिपक जाएं तो अपनी भूमिका तो हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्या आपकी इमेज एक दबंग आईएएस ऑफिसर वाली मुझे पता नहीं, जिसने इमेज बनाई हो वो जानता होगा। मैं कैसे कह दूं मैं दबंग आया? मैं जो ठीक समझता था वो करता था, बड़ा सिंपल बात। बाकी इमेज क्या बनी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या कोई ऐसा सिचुएशन आया लाइफ में सर, जब आपको लगा हो कि मैं अगर ये काम करने गया तो शायद इससे कुछ थ्रेट्स मेरे लाइफ में आ सकते हैं? कई बार हुआ। कई बार हुआ। कौन अब सा हम लोगों ने जैसे लखीमपुर खीरी में जब मैं डीएम था तो हम लोगों ने 5 टेररिस्ट को 14 घंटे के एनकाउंटर में मारा था, और मैं हिट लिस्ट में आया वहां पे टेररिस्ट की। ओके। जीवन में होता रहता है, जीवन है तो ये सब होगा। वंडरफुल सर, एक बार बात करना चाहूँगा मैं अब बाबरी मस्जिद के ऊपर, और वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ हमें पता चला कि आप उस टाइम पे, जब वो सिचुएशन हो रहा था, उस टाइम पे आप भी उसके एक पार्ट थे। मैं उसका पार्ट नहीं था। मैं उस दिन उस दिन मैं कल्याण जी के साथ बैठे हुए थे। तो मैं वो सिचुएशन समझना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था। इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा टाइम था, और मैंने आपके एक दो और भी कन्वर्सेशन में सुना है कि आप कल्याण जी के साथ बैठे हुए थे, और आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं कल्याण जी को, आपने काफ़ी तारीफ भी की है उनकी। मैं समझना चाहूँगा उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया गया था, वो सिचुएशन। देखिए, बड़ा विचित्र सी स्थिति थी। मैं जब सुबह पहुंचा घर पे, उनके छुट्टी वाला दिन था, मेरे ख्याल है शायद वो संडे था। तो बहुत ही पहली बार मैंने कल्याण जी को अकेले बैठे हुए देखा। क्योंकि ज़्यादा जितने महत्वपूर्ण लोग थे वो सब अयोध्या में थे। तो मैं गया तो थोड़े परेशान दिख रहे थे मुझे। खैर ऐसी सामान्य चर्चा होती रही। फिर फ़ोन आया कि साहब वो ढांचा गिर गया। तो बहुत परेशान थे उस समय, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। और फिर उनकी जो चर्चा फ़ोन पे हुई भैरव सिंह शेखावत जी से, उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और लाल कृष्ण अडवाणी जी से, दोनों से फ़ोन पे चर्चा हुई, और दोनों से काफ़ी घमासान हुआ फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था इनको इकट्ठा ना कीजिए, और आप लोगों ने मेरी बात एक नहीं मानी, और मैं इसका समाधान निकाल लेता। और ये बात बड़े गंभीरता से वो कह रहे थे, क्योंकि वो इस प्रयासरत थे। इनफैक्ट जो उनका सुझाव था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो वही जो उस समय कहते थे। वो कहते थे, मैंने एकाध, ज़्यादातर में तो मैं नहीं रहा, लेकिन एकाध मैंने कन्वर्सेशन में देखा कि वो कहते थे भाई ये तो 12 साल से आपने इनमें नमाज ही नहीं पढ़ी है, तो आपकी तो मस्जिद है ही नहीं। आपके किताबों में यही लिखा है कि अगर 12 साल से नमाज नहीं हुई तो मस्जिद है ही नहीं। मेरी आस्था का प्रश्न है, तो आप मुझे दे दीजिए मस्जिद। आप जहां बताएंगे मैं आपके लिए भव्य मस्जिद बना दूंगा, आप नमाज पढ़िए वहां जाकर। यहाँ तो आप पढ़ भी नहीं रहे नमाज। बिल्कुल। तो कई लोग सहमत हो रहे थे उनसे। तो वो इस मत के नहीं थे कि इस तरीके से मस्जिद को गिराया जाए, जो कि गिराया गया।
जो मेरा ये मानना है। बिल्कुल। कई लोग मुझसे कहते हैं नहीं नहीं आपको गलत है। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो उस दिन था, जो मैंने देखा सुना वो मैं बता रहा हूँ। बाकी उन्होंने बाद में क्या कहा, पहले क्या क्या, उसके बारे में मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पहले डीएम पोस्टेड थे लखीमपुर खीरी में, आपने वहाँ पे अपना टाइम दिया, फिर आपको एज अ सेक्रेटरी चूज़ किया गया कोल, आपने उसको भी डील किया। बिफोर रिटायरमेंट आप एजुकेशन में भी थे। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड थे और बहुत ही चैलेंजिंग। अब आई डोंट नो आपके हिसाब से शायद वो चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि खूब आपने चैलेंज किए, बट खूब चैलेंजिंग खूब challenging। भाई। मैं जब कोल सेक्रेटरी बना जी, तो उस समय सब स्कैम्स हो गए थे। बहुत बड़ा तो मैंने scam अपने हुआ मित्र था। को फोन करके पूछा भाई ये कोल सेक्टर कैसा कहता, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या तुमने? तो चैलेंजिंग था लेकिन बड़ा मजा आया। जी। मुझे चैलेंज में बड़ा मजा आता था। हम्म और सरकार, मेरा किस्मत ऐसी थी, सरकार जहां होता था चैलेंज मुझे लगा देती थी। अब मुझे मजा आता था चैलेंज में। तो चैलेंजिंग था लेकिन मजा बहुत आया। कोल स्कैम एक ऐसा चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंदर रहा जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए थे, और उस कोल स्कैम के बाद आप वहाँ के सेक्रेटरी थे, ऑक्शन का काम आपको दिया गया था। वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। क्या आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ और कई ऐसे इफ़ एंड बट्स डोंट्स बहुत ऐसे होंगे जहाँ मुझे शायद बहुत कुछ देखना संभलना पड़ेगा? उस टाइम पे आपने कैसे काम किया अपने ऊपर? देखिए, जब मैं प्रवेश किया अपने कमरे में तो मुझे मेरे पूर्वाधिकारी के रिटायरमेंट के 15 दिन पहले ओएसडी बनाया गया था। तो जब मैं उनसे मिलने गया कमरे में तो कमरे का माहौल अजीब सा लगा, मतलब जैसे थोड़ा सा टेंटेटिव सा, कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फाइलें थी, मेरे जो पूर्वाधिकारी थे परेशान थे बहुत। तो मेरे मस्तिष्क में बात है, यार स्थिति इतनी खराब है, अब और ख़राब तो होगी नहीं, अब जो भी होगा इससे सुधार ही होगा, मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो पहला मेरा पॉजिटिव फीलिंग ये था। दूसरा, देखिए ऐसा है कि तब तक मुझे 34 साल का अनुभव हो चुका था सेवा में, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मुझे स्थिति मिलेगी तो मैं प्रयास पूरा करूंगा, मालूम नहीं सफलता मिले ना मिले। बिल्कुल। और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे जो टीम थी वो बड़ी बढ़िया थी, एक से एक बढ़िया अधिकारी। आई मीन, लोग मुझे कोल ब्लॉक ऑक्शन का और सबका क्रेडिट देते हैं, वो क्रेडिट मेरा नहीं है। मेरे साथ जो अधिकारी थे उन्होंने इतने बढ़िया काम किया, मैं तो मजे में था। शुरू में कुछ दिन शायद मैं रहूंगा थोड़ा बहुत परेशान, उसके बाद उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। देखिए, मेरे एक संयुक्त सचिव थे जी, वो बाद में गृह सचिव बने, आज की तारीख में गवर्नर है मणिपुर के। इतने बढ़िया अधिकारी, अजय भल्ला। ऐसे अधिकारी जिसको मिल जाए उसको क्या मजा। दूसरे थे मेरे विवेक भारद्वाज, जिन्होंने पूरा कोल ब्लॉक ऑक्शन कराया जी। वो आजकल सर्विस सेक्रेटरी पंचायती राज हैं। तो बड़े बढ़िया बढ़िया अधिकारी थे, तो ऊपर वाला मेहरबान था मुझ पर। एजुकेशन में जब आप आ गए सर, कोल में थे आप, कोल में काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस करे, काफ़ी डिसीजंस आपने लिए लाइफ में, उसके बाद आप एजुकेशन फील्ड में आ गए। एजुकेशन एक ऐसे सेक्टर जहाँ काफ़ी चीज़ें उथल पुथल चलती रहती हैं। पॉलिसी की बात करूं तो पॉलिसीज़ चेंज होते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होनी भी चाहिए, कई ऐसे पॉइंट्स हैं, बट उस पॉलिसी मेकर कोई और है, फिर उसको डिसाइड करने वाला कोई और है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना है या नहीं होना है वो डिसीजन किन्हीं और के हाथ में है। क्या कोई ऐसा सिचुएशन आया जब आपको लगा कि ये पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट होनी ही चाहिए, बट ऊपर से अप्रूवल या मैं कह सकता हूँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? देखिए, ऊपर से मुझे कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे अगर कोई, मैं ऊपर वाले को तो ब्लेम कर ही नहीं सकता जी। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे में कमी रही होगी। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर से मुझे कभी नहीं रोका गया कि आप ना, मोदी जी ने कभी रोका, बल्कि हमेशा जब मैं कोल में था तो प्रेरित ही करते थे, बड़ा बढ़िया, बड़ी तारीफ करते थे, प्रेरित करते थे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऊपर वाले की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह थी। ये मैंने लिखा अपनी पुस्तक में कि जब मैं कोल से एजुकेशन में पोस्ट हुआ, सो आई थॉट आई एम coming out of the dark dungeons of coal mines to bright lights of school education, and to my utmost horror I found that the mafias of school education were much worse than mafias of coal. मतलब यहाँ तो माफियाओं की भरमार है, बिल्कुल एक के बाद एक से एक बड़े माफिया हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे उस व्यवस्था को संभालना ज्यादा कठिन था कोल से। कोल के बारे में लोगों को जानकारी थी, एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, और यहाँ का माफिया बहुत गंभीर था। तो मैंने कुछ प्रयास किए, कुछ में मैं सफल रहा, कुछ में मैं असफल रहा। ये जीवन है, इसमें कुछ सफलता मिलती, कुछ असफलता मिलती है, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि शायद मैं सबसे अशिक्षित, मुझे कोई जानकारी एजुकेशन सेक्टर की थी नहीं ज़्यादा, तो मुझे सीखने का बहुत मौका मिला यहाँ पर, और उसका लाभ मुझे आज भी हो रहा है जो मैंने सीखा उस समय। तो मैंने तो इस प्रकार से उसे देखा कि ये चैलेंज है, ये भी एक कोल से बड़ा चैलेंज है कि मैं प्रयास करूंगा अपना, मेरे हाथ में अपना प्रयास ही है, बाकी तो रिजल्ट तो है नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बिल्कुल। तो मैं अपना कर्म करता रहा, कुछ में सफलता मिली जैसे मैंने कहा, कुछ में असफल रहा।
सर अभी एक रीसेंट स्टोरी है 2013 बैच की हैं, डीएम दिव्या मित्तल। इनकी कहानी है कि बैच IAS 2013 आई हैव हियर, उन्होंने यूपी का ही है और लौरिया गांव है एक, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाई थी इन्होंने काफ़ी। आफ्टर 76 ईयर्स वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो पाई। कुछ ऐसे न्यूज़ में हमें पता चला कि उन्होंने वो सब व्यवस्था करवाने के बाद उसका इनॉग्रेशन खुद से कर दिया था, लोकल लीडर्स को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के लोकल लीडर्स ने शायद किन्हीं से पैरवी करके या फिर जुगाड़ लगा के उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया था। क्या ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं? हो सकता है, मुझे इसका प्रकरण का पता नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ट्रांसफर हो गया, सो व्हाट। आपके साथ ऐसे कोई सिचुएशन हाँ, आए जब आपके अचानक से ट्रांसफ़र हो गया? हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा। होता है, वो तो जीवन है भाई। Okay. जीवन है और हम मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल ट्रांसफर निश्चित है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो सब हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म भी होता है। आप दूसरी जगह Restart. बढ़िया काम कीजिए, बिल्कुल। और एक बार आपकी ख्याति बन जाएगी अच्छे अधिकारी की, तो हर सरकार आपको चाहेगी आपसे काम कराना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रांसफर हो गया तो हो गया, कौन सी बड़ी बात। शुरू में मुझे भी बड़ी कठिनाई होती है ट्रांसफर की। मुझे याद है पहले पोस्टिंग में जब मैं SDM था, तो मैंने वहाँ के बहुत दबंग विधायक के अगेंस्ट NSA का केस बनाया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद वहाँ काफ़ी राइट्स और आगजनी हो रही थी। मुझे पता लगा जो रूलिंग पार्टी का एक विधायक है वो उसके पीछे, तो मैंने उसके अगेंस्ट NSA का केस बना दिया और DM को भेज दिया। बड़ा नाराज, उसने लखनऊ जाके मेरी शिकायत की और मेरा ट्रांसफर हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन कि साहब मेरा क्यों ट्रांसफर, मैंने तो कोई गलती नहीं की। बिल्कुल। उसके करीब 10-15 साल बाद जब मैं खुद सचिव बना, सचिव हॉर्टिकल्चर बना, तो मैं लखनऊ पहुंचा वापस। तो मेरे मंत्री बड़े बेईमान था, उसने एक आदेश दिया कि मुझे एक डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा सर क्यों? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। तो मैंने कहा बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपसे कह दूंगा, उससे कह दूंगा मिल ले। फिर मैंने उस अधिकारी के बारे में जानकारी की, लोगों ने बताया बड़ा ईमानदार अच्छा अधिकारी है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री से? बड़े नाराज है, तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे हैं। बोला सर मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। अब मेरे पास डिलेमा था, मैं उसको कैसे बचाऊं। मैंने एक नियम देखा, तो उसमें मालूम पड़ा कि अगर मैं उनसे असहमत हूँ मंत्री से, तो मैं फाइल चीफ सेक्रेटरी के थ्रू रूट कर सकता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा तुम फाइल मुझे भेज दो, फिर देखते हैं। वो फाइल पे बैठ गए। अब उसका आदेश जारी नहीं हुआ, तो मंत्री पूछा मुझसे, मैंने कहा मुख्य सचिव के पास फाइल है, तो मुख्यमंत्री से मिल लिया जाकर। मेरा ट्रांसफर हो गया। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे बुलाकर कहा यार अजीब आदमी, उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा सर क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज इनएविटेबल। जो होना उसके लिए परेशान क्या होना। वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ना, आप कहीं पोस्ट करेंगे, मैं वो पाप फिर जाके वहां करूंगा। तो हंसने लगे। तो ये अपना नजरिया है। बिल्कुल। तो ट्रांसफर हुआ तो हुआ, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ट्रांसफर में कहीं मेरी भूमिका तो नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए, मुझे प्रकरण पूरा पता नहीं है जी, और इसमें कि क्या तथ्य हैं क्या सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जो लोकल लीडरशिप है उसको साथ लेके चलना, प्रयास करना चाहिए जी। वो गड़बड़ करे तो भुगतेगा, लेकिन मेरे अपनी तरफ से हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए जी। वो गलत काम करे बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दीजिए वहां के आदमी को। और आप कुछ इनॉग्रेट करने जा रही तो लोकल लीडरशिप को बुलाइए। मैं इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ऐसी पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप थे, और ये एक ऐसा पोजीशन था जिसके कहा जाता है कि कलम में बहुत पावर होती है। बहुत से ऐसी कलम हर जगह पावर होती है, खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नहीं होती। आप जहां बैठे वहां कलम में वहां पावर है। तो कई ऐसे सिचुएशंस आए होंगे या शायद नहीं आए होंगे। क्या ऐसा कोई टाइम आया जब कोई सामने से आके ये बोला हो कि कुछ लेन देन कर लेते हैं? यार मुझे इसी बात का दुख है, मुझसे किसी ने कभी कुछ ऑफर ही नहीं किया यार। ऐसा आज तक मतलब कभी नहीं हुआ यार। मतलब लोग इतनी चर्चा करते हैं, मैं कहता हूँ अजीब आदमी है यार। मतलब मेरे पास तो कोई आया नहीं। किसी ने कुछ नहीं ऑफर किया पूरी लाइफ में। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं कभी? मुझे सर्विस में कभी किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया। बहुत खूब। मुझे पता ही नहीं। बहुत। कोई ऐसा बेस्ट रिवॉर्डिंग टाइम आपका? अरे साहब पूछिए मत, कई है। मैंने अपनी पुस्तक अगर आप पढ़ें तो उसमें मिलेगा, मैं उनको अपना भारत रत्न कहता हूँ। बहुत खूब। कई रिवॉर्ड्स मिले मुझे जी, जिसके लिए आज भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे रिवॉर्ड। मैं एक और चीज बिफोर वी एंड आवर शो, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड, टाइम इज ओवर, तो मैं एक बार समझना चाहूंगा, आए दूसरे दिन सर नए नए स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, बहुत अलग अलग टाइप के। कभी शराब घोटाला, कभी कोल स्कैम, कभी एजुकेशन स्कैम, कभी डिफरेंट चीजें हो रही हैं। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ऑन अ लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट how much power that a DM is having
टू स्टॉप और आई कुड से कि चीज़ों को रोकने का कितना ज़्यादा पावर देखिए, उनके अंदर है। इसमें डीएम ही नहीं, हर व्यक्ति को ये निर्धारित करना है कि जी। वो क्या कर सकता है, व्हाट कैन आई। एग्जैक्टली और मेरा ये मानना है वो दायरा काफी बड़ा होता है, आपका भी वो दायरा है, जी मेरा भी वो दायरा है, बिल्कुल हर का अलग होता है दायरा। प्रश्न अपने आप से ये करना है कि ये नहीं कि मैं इन सब स्कैम्स को रोक दूं, क्योंकि मैं नहीं रोक सकता। बिल्कुल क्या मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। हम्म मेरा स्पष्ट मानना है, इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन, दैट कैन विल ग्रो। बट इफ यू गेट हैसल्ड अबाउट थिंग्स ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल, Right. तो आप जो कर सकते हैं उस पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। ज्यादातर लोग दूसरे को दोषारोपित करते हैं इनकी वजह से, वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में। आप मुझे जैसे लेने आए आज, तो आपके हक में था कि आप समय से आ जाए, आप आ गए समय से। आप मुझे यहां लेकर आए, यहां अभी आपका कैमरा चल रहा था, जी कैमरा बंद हो गया, या आपके हाथ में नहीं है, तो बिल्कुल। आप इसका क्या कर सकते हैं? आप परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल तो आप या तो मिस्टर परेशान बने रहिए, या वो चीज कीजिए जो आप कर सकते हैं। जब आपने ट्रेनिंग किया होगा वो कैंपस जहाँ पे यूपीएससी क्वालिफाइड पीपल जाते हैं, सदियों से वही चलता आ रहा है, और वो कैंपस के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ही कमाल का। मैं एक छोटी सी जर्नी वहाँ की आपसे सुनना चाहूँगा। आप वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। देखिए, मैंने वहां जो समय बिताया वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। जी नौकरी मिल गई थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, बिल्कुल। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े अच्छे मित्र थे, जी बड़ा अच्छा समय गुजरा। बहुत मेमोरेबल टाइम है मेरे लिए। मेरा ख्याल जीवन का सबसे अच्छा समय था वो मेरा। आपने कौन सी उम्र में आईएएस ज्वाइन किया था? मैंने वर्ष 1981 बैच का हूं मैं, जी तो मेरी करीब 23 साल की उम्र थी। 23-24 साल की उम्र, एक मैं कहता हूँ शायद उतनी मेच्योरिटी अंदर नहीं आती है, और एज थोड़ा कम ही मैं कह सकता हूँ, 23-24 साल। और ये बहुत बड़ा एक पोस्ट है। मैं ये समझना चाहूँगा एक माइंडसेट कि जब आप उस पोजीशन को होल्ड करते हैं, उतनी ज़्यादा परिपक्वता या उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी अंदर कैसे आती है कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस आप ले पाते हैं? अनुभव से। अनुभव आपको से। जैसे जैसे धीरे धीरे अनुभव होता है, जी कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, कुछ सुखद अनुभव होते हैं, जी। कुछ आप गलतियां करते हैं। आप जितनी जल्दी सीख लें उन गलतियों से, उतना ही अच्छा है। बहुत खूब सर। वी आर अबाउट टू एंड आवर शो। बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन रहा सर आपके साथ, और मैं इससे पहले कि अपने शो को ख़त्म करूं, मैं चाहूँगा कोई ऐसा सजेशन जो आप हमारे यूथ जनरेशन को, या वो खासकर स्टूडेंट जो अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं अपने आईएएस बनने के लिए, आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने पे फोकस करो टोटली। जी परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जी आप अपने को सुधारो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत खूब सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। Thank you. नमस्कार। नमस्कार।